हे गाइस, मेरा नाम है अरुणा चौहान और मैं आपको कराने जा रही हूँ जो भी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन परीक्षा है यानी यूपी पीजीटी एग्जाम के जितने भी पुराने क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 10 ईयर के जो पिछले साल के 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करा दूं। ठीक है, स्पेशली रसायन विज्ञान की मैं बात कर रही हूँ यानी कि केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। तो हम आज 2016 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें हम करेंगे ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हम ये लेते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें एक चीज और ध्यान रखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व कराने जा रही हूं। तो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, दोनों को ये हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो मेरे पास सेट है उसमें पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये हमें बताना है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको हिंदी में भी इलेक्ट्रोफाइल ही कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर जो उसमें एटम है, सेंट्रल एटम है, वो क्या होगा, उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से क्या हो गया, यहां पर बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, इसके पास कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो H+ है ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यानी कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, H+, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो गया। Br+ को देखो तो ये भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर हम NH3 को देखते हैं, अभी NH3 को छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं BF3। BF3 में जो बोरोन है, ये बोरोन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि बोरोन पर भी क्या होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी बोरोन के पास क्या होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बोरोन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर क्या बचा है, यहां पर बचा है अमोनिया यानी NH3। अब यहां पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। तो NH3 क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो हमें यही बताना था कि इन चारों ऑप्शंस में से इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है, जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो आई होप इसका आंसर क्लियर होगा जो भी मैंने बताया है। हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे और जो उनकी थ्योरी है एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी मैं। ठीक है, आई होप इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी ऑर्गेनिक में 2 है बट जो सेट है उसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बताया था पहले हम ऑर्गेनिक सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्गेनिक का था उस सेट में और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ऑर्गेनिक का है। इस ऑर्गेनिक में रख सकते हो, इनऑर्गेनिक में रख सकते हो, क्योंकि सिंपल ही है क्वेश्चन ये। इसमें क्या बताना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रेज, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सन यानी सूर्य की किरणों से सिंथेसाइज होता है यानी बनता है, एक तरह से बोल सकते हो। तो ये आपको पता है कि जो विटामिन डी होता है वो सनरेज में पाया जाता है, यानी सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्या हो गया इसका आंसर, ये हो गया विटामिन डी, क्योंकि सूर्य की किरणों में क्या होता है, विटामिन डी होता है, इसलिए बोला जाता है ना कि बाहर सूरज के किरणों में सुबह सुबह बैठ जाना चाहिए, विटामिन डी मिल जाता है। तो इसका आंसर भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सेट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्गेनिक का। इसमें क्या बताना है, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, यानी इसके साथ में रिएक्शन कराने पर, अभिक्रिया कराने पर इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। जैसे कि ये तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यानी विंटर ग्रीन का तेल बोलते हैं, इस तरह से भी एस्प्रिन को एस्प्रिन ही बोलते हैं, सैलोल को सैलोल भी बोलते हैं, और मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल बोलते हैं वो हो गया। ठीक है, तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, जब भी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो इसका आंसर होगा एस्प्रिन, यानी एस्प्रिन फॉर्म होता है रिएक्शन में। तो आंसर तो इसका बी हो गया। जैसे एक बार मैं लिख देती हूँ रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड क्या हो गया हमारे पास में, सैलिसिलिक एसिड हो गया ये, एक तरफ COOH है और एक तरफ OH है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया ये और ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यानी एक एसिड कैटलिस्ट लिया जाता है यहाँ पर जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यानी एसिड कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं H3PO4 ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, यानी कि जो H+ आयन दे दे इस रिएक्शन में, जो भी ये मैकेनिज्म होती है इसकी उसमें। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, ये क्या हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, एस्प्रिन बनाता है। तो एस्प्रिन में ट्रिक याद रखना, यानी COOH को तो अफेक्ट नहीं करेगा, यानी ये तो जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा। जो OH है इसकी जगह आकर एक CH3CO लग जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो रहेगा COOH ऐसे ही, और ये हो जाएगा OCOCH3। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, ये हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी ये हो गया, एस्प्रिन को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और प्लस इसमें और क्या बनता है, और बनता है इसमें एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ है यही होता है एस्प्रिन। अब एस्प्रिन है ये आपको पता है, हल्की मल्की पेन में यूज की जाती है, एस्प्रिन को लिया जाता है जब भी दर्द हो शरीर में हल्का फुल्का तो एस्प्रिन ली जाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस वगैरह वाले को एस्प्रिन सजेस्ट की जाती है। ये जो है माइल्ड पेन में यानी कि दर्द हो उसमें यूज होती है। इसके अलावा माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए भी एस्प्रिन यूज की जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी मैकेनिज्म भी बता सकती हूँ कि जो ये सैलिसिलिक एसिड है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, मैं वो भी बता देती हूँ एक बार। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि आंसर क्या हो गया, एस्प्रिन हो गया। अब यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म लिख दी है क्योंकि लिखने में लगेगा टाइम, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दी है। अब मैं समझा देती हूँ यहाँ पर क्या होता है। ये क्या है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ में, हम ले रहे हैं एसिड कैटलिस्ट यानी कि H3PO4। इसका क्या काम है, यहाँ पर ये देगा H+, यानी ये किस तरह से H+ और H2PO4- इस फॉर्म में टूटेगा। अब ये जो H+ है ये कहां पर, यानी जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया एक, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर किसको दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। अब इसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर जो कि अनस्टेबल है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारे पास में सैलिसिलिक एसिड था ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसका जो ये OH है ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर कहाँ अटैक कर देंगे, इस कार्बोकेटायन पर। तो यहाँ पर ये आके अटैच हो गया। अब जब यहाँ पर ये आके अटैच होगा तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से अब यहाँ पर यानी ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो जाएगी, मैंने वो स्टेप गायब कर दिया यहाँ पर, यानी कुछ इस तरह से यहाँ अटैच होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो इसके बीच में एक चीज और फॉर्म होगी, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी होगा। अब इस हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा, ये H2PO4- ले जाएगा इस हाइड्रोजन को। और कैटलिस्ट क्यों बोला है,
क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में एज इट इज मिल जाता है लास्ट में भी, तो H3PO4 की फॉर्म में यूज किया था हमने। अब ये क्या करेगा, H2PO4 इसको लेकर PO4 माइनस फिर से H3PO4 बना लेगा, ठीक है। तो अब ये क्या फॉर्म, इस तरह से फॉर्म हो गया। अब यहां पर क्या होगा, अब जो कि ये यानी जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा ये ऑक्सीजन, और इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब कार्बन में ये जो है ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो CH3CO इसके साथ में हाइड्रोजन यानी ये वाला ग्रुप क्या हो गया, ये अलग निकल गया, इतना ग्रुप CH3COOH यानी एसिटिक एसिड ये फॉर्म हो गया, एसिटिक एसिड। और अब ये वाला जो ग्रुप था यहाँ पर यानी ये तो ऐसे का ऐसा ही रहा COOH, ये हो गया CH3CO, इस तरह से OCO CH3, ये वाला ग्रुप इस तरह से इधर अलग हो गया, यानी जिसको बोलते हैं एस्प्रिन। तो ये क्या हो गया, एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आई होप जो मैकेनिज्म है वो क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 8 ऑर्गेनिक का। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है। कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इन सब में। तो हम देखेंगे कि जो पहला है इसमें देख लेते हैं, ये कहां पर है, ये जिस कार्बन पर है उसके इधर भी 2 पाई बॉन्ड है, इधर भी 1 पाई बॉन्ड है, इधर भी, यानी कि 4 एक तरह से वैलेंसी हो गई इस कार्बन की, ठीक है। इस वाले को देखते हैं तो यहाँ पर कितना है कार्बोकैटायन, यहाँ पर भी इस तरह का है, इधर भी पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड। ये देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर क्या है, इधर तो ये पाई बॉन्ड है बट इधर क्या है, एक सिंगल यानी सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ही देखते हैं डी में, यहाँ पर ये पता नहीं कहाँ पर रखा हुआ है सेंटर में, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब इन तीनों में देखते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो भी कार्बन है यानी कि अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और कार्बन अगर यहाँ पर आप देखें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी sp के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो s कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से बढ़ जाती है इस वाले कार्बन की। तो अब जब हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम कार्बन को देखें तो यहाँ पर क्या है, ये एक इस तरह का हो गया, एक इस तरह का हो गया, यानी यहाँ पर एक बॉन्ड और होगा यानी इस तरह, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ऑलरेडी इस टाइप से दिए हुए हैं। तो इसके इधर के जो कार्बन है ये इस तरह के, ये क्या है, ये भी एक तरह से sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी sp हो गया, इधर वाला भी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम यही चीज हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इस वाले कार्बोकैटायन के इधर की तरफ जो ये वाला कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और तो इस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा, किसको, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको इजिली दे देगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो जब इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, इस वाले कार्बोकैटायन को या कार्बोनियम आयन को। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इधर भी sp है और इधर भी sp है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे, यानी इस वाले कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, कम करेंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, वो क्यों देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। और एक तो ये बेचारा पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से आप अपनी ओर और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो तो उसकी स्टेबिलिटी को तो कम कर रहे हो ना आप लोग उसको स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे हो। तो यही होगा यहाँ पर भी कि ये वाला जो कार्बन है ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा इस कार्बोकैटायन को। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हो, तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसको स्टेबल नहीं होने देगा। तो इसका आंसर जो है वो ये है, यानी इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला कार्बोनियम आयन होगा। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्गेनिक का।
इसमें हमें करनी है IUPAC नेमिंग। अब यहाँ पर एक यौगिक, यानी हिंदी में यौगिक बोलेंगे और इंग्लिश में कंपाउंड बोलेंगे, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नेम लिखना है हमें। हम देख लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर 2 कार्बन है जिसको 2 रिंग ने शेयर किया हुआ है, यानी 2 कार्बन है जिसको 2 रिंग ने शेयर किया हुआ है, यानी एक ये वाला कार्बन हो गया और एक ये वाला कार्बन हो गया। तो यानी कि जब 2 रिंग शेयर्ड होती हैं तो 2 कार्बन से, यहां पर देख सकते हो 2 रिंग इस तरह से शेयर्ड हैं 2 एडजेसेंट कार्बन से, तो इस तरह के कंपाउंड के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं बायसाइक्लो, यानी इसके लिए क्या यूज होगा, बायसाइक्लो। अब बायसाइक्लो यहां पर किस में दिया हुआ है, यानी इस वाले ऑप्शन में तो स्पाइरो है, तो स्पाइरो स्ट्रक्चर तो ऐसे होते नहीं है। स्पाइरो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यानी एक कार्बन से 2 रिंग इस तरह से अटैच्ड हों एक ही कार्बन से, तो वो होता है स्पाइरो। लेकिन यहां पर 2 कार्बन है तो ये क्या हो गया, बायसाइक्लो हो गया। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब जब हम रिंग की नेमिंग करते हैं किसमें, बायसाइक्लो कंपाउंड में, तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा वाला रिंग का नंबर लिखते हैं और फिर लिखते हैं जो बीच में कितने कार्बन है, जहां पर 2 रिंग शेयर्ड है, यानी 2 मेन कार्बन से 2 रिंग शेयर्ड होंगी, इस तरह से अटैच होंगी, तो वो कहलाता है बायसाइक्लो। किसी किसी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि यहां पर भी कुछ ना कुछ होता है ऐसे इस तरह से ब्रिज, तो इस वाले का भी नाम लिखते हैं। अगर यहां पर एक और कार्बन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, यानी लास्ट में यहां पर 1 हो जाएगा, और बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, सीधा ऐसे ही अटैच्ड है, तो यहां पर इसकी जगह पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या हो गया, बायसाइक्लो हो गया। अब दोनों रिंग क्या है, इक्वल है, तो 1 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर है, तो 1 देन 1 और डॉट, यानी 1.1, और यहां पर कोई कार्बन नहीं है बीच में तो 0 हो गया ब्रैकेट में। और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए लेते हैं ब्यूट, और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लेते हैं एन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, बायसाइक्लो। ठीक है, और 110 और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो कहां पर लिखा हुआ है बायसाइक्लो 110 ब्यूटेन, ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, कि बायसाइक्लो इस स्ट्रक्चर के लिए लेते हैं प्रीफिक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे 110 और ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल इस रिंग में, तो हो गया ब्यूटेन। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमें बताना है कि इन सब में से किसका जो है डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा गैस फेज में, हिंदी में भी निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण गैसीय अवस्था में अधिकतम है, यानी डाइपोल मूवमेंट को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, किसका होगा सबसे ज्यादा ये बताना है हमें। अब जो डाइपोल मूवमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह से जितना ज्यादा क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा 2 एटम की या उसमें जो भी अटैच्ड है, ठीक है, एक तरह से। तो यहां पर क्या होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है जो डाइपोल मूवमेंट है, तो एक तरह से क्या होता है, यानी यहां पर हम देखेंगे कि जो भी ये मॉलिक्यूल है, यानी कि ये C6H5 है, कि सब में रिंग कॉमन है, C6H5 तो यहां पर सब में कॉमन है ये। अब हमें देखना है जो बेंजीन रिंग से नेक्स्ट लगा हुआ है कार्बन, यहां पर इस कार्बन को देखते हैं तो इस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा इसका, इस वाले कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये हो गया। इस वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा कि इस बेंजीन रिंग से ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन लग गए, यानी टोलुइन हो गया ये। यहां पर हम देखते हैं तो इस वाली रिंग से एक CH है और यहां पर CH3 है एंड CH3 है। इसमें देखते हैं तो यहां पर रिंग है और इस रिंग से यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर CH3 है। अब हम जो है रिंग से नेक्स्ट कार्बन देखते हैं, यानी अल्फा कार्बन, तो इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस वाले कार्बन पर देखें अगर टोलुइन में, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है रिंग से जो नेक्स्ट कार्बन होगा। अब इस वाले पर देखते हैं तो यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जो नेक्स्ट कार्बन है जिसको अल्फा बोलेंगे,
और रिंग से यहां पर नेक्स्ट है तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? जो बी है, इसमें तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, है ही नहीं। और इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितना है? 1, और डी वाले में कितना है? 2। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होंगे, हमें पता है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे एक ज्यादा होता है। तो यहां पर कितने बैठेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर के 4 बैठेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर के 2 बैठेंगे, और इस वाले स्ट्रक्चर के 3 बैठेंगे। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बैठेंगे? इसके, टोलुइन के। तो जो डाइपोल मूवमेंट है, एक तरह से कह सकते हैं कि जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, ये हाइड्रोजन जो होते हैं कॉन्जुगेशन में रिंग के साथ में, तो ये क्या करेंगे? ये डाइपोल मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे। तो इस वजह से जो बी है, यानी ये है, इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, यानी द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा वो सबसे ज्यादा होगा गैसीय स्टेट में, यानी किसका? इसका। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा आप लोगों को कि क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 13, और हमें बताना है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बंध यानी बॉन्ड लेंथ है, वो ऑर्डर जो है वो किसका सही है, हमें वो बताना है। यानी कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ, जिसको बोलते हैं CH बंध की लंबाई का सही क्रम हमें बताना है। तो अब यहां पर अगर हम देखें, यानी कि 3 कार्बन है, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमें पता है कि अगर हम कार्बन को देखें, एक कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखते हैं, यानी परसेंट s कैरेक्टर देखते हैं, तो इसमें कितना होता है? जो sp वाले में है इसमें होता है 50%, sp2 यानी इसमें हो गया 33.33%, इसके लिए होता है 25%। तो जो परसेंट s कैरेक्टर है वो किसके लिए ज्यादा है? इसके लिए ज्यादा है परसेंटेज s कैरेक्टर, यानी कि sp वाले के लिए ज्यादा है। तो यहां पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH CH CH, यानी sp, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो जिसका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी इस वाले की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा होगी? इस वाले की, उससे कम इस वाले की, और सबसे कम इसकी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है? क्योंकि इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा इजीली। तो जब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ये तो चाहेगा कि इसके भी ले लूं इलेक्ट्रॉन में। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या चाहेगा? कि मैं इसके भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहूं। तो यानी एक तरह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। इसके केस में क्या होता है? अगर इसको इससे कंपैरिजन करें तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन से थोड़ी कम है, तो ये करेगा तो, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ जाएगी। और इस वाले कार्बन की देखें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर नहीं खींचना चाहेगा। नहीं खींचेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, लंबाई है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऑपोजिट है एक तरह से। तो इस वाले कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी, इस वाले की सबसे कम होगी। अब इसमें ऑर्डर देख लीजिएगा किसका है इस तरह से, ये रहा sp3 वाले की सबसे ज्यादा, इससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। यानी आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? डी आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें हमें बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हमें बताना है कि CO2 अणु के लिए कंपित गति की स्वातंत्र्य कोटि इनमें से क्या है, मतलब ये बतानी है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन के लिए किसके लिए लेते हैं, CO2 के। अब जो CO2 मॉलिक्यूल है ये हमें पता है क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है CO2 का, ठीक है, क्या है ये, लीनियर है। अब हमारे लिए जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 3n से। n क्या है, नंबर ऑफ एटम जो है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी इन्वॉल्व हैं वो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3 हैं इस मॉलिक्यूल में। तो इसके लिए 3 × 3 यानी टोटल कितने हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9 हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो अब 3 टाइप्स के क्या होते हैं, मोशंस होते हैं, यानी कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अब जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, यानी 3 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है रोटेशनल और एक होता है वाइब्रेशनल। हमें क्या निकालने हैं, वाइब्रेशनल निकालने हैं। तो जो ट्रांसलेशनल है ये चाहे मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, उसके लिए हमेशा 3 ही होते हैं, कोई भी आ जाए 3 ही होंगे। रोटेशनल में क्या होता है, अगर लीनियर है तो 2 होंगे और अगर नॉन लीनियर है तो 3 हो जाएंगे, इस टाइप से। और वाइब्रेशनल कैसे निकालते हैं, वाइब्रेशनल में अगर लीनियर है तो उसके लिए निकालेंगे 3n-5 से, और नॉन लीनियर है तो उसके लिए निकालेंगे 3n-6। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। तो जो CO2 है वो क्या है हमारा 3n-5। -5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको, ट्रांसलेशनल को, और रोटेशनल को माइनस कर देते हैं। तो ट्रांसलेशनल तो फिक्स्ड है 3 है सबके लिए, और रोटेशनल लीनियर के लिए 2 है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, इसलिए 5 माइनस कर रहे हैं। और नॉन लीनियर के लिए कितने हैं, ट्रांसलेशनल तो 3 ही हैं, लेकिन रोटेशनल कितने हो गए 3, तो 3 3 के कितने होते हैं 6, इसलिए नॉन लीनियर के लिए लिया है यहाँ पर 6। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया 3n-5। तो ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो हमारा है लीनियर, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे 3n-5। 3n यानी कि 9 थे हमारे, 5 घटाएंगे कितना आएगा आंसर 4, तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ये 3 स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हमें इनके स्थायित्व के घटने का मतलब क्या ऑर्डर है वो बताना है, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है इन चारों का कि क्या होगा, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब इसके लिए क्या है, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला है ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी का, यानी जो भी मॉलिक्यूल है, यानी ये बात करती है साइक्लोएल्केन के केस में। जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो लगती है साइक्लोएल्केन, एल्केन की बात कर रही हूं मैं। अब उस थ्योरी में उन्होंने दिया था एक फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला क्या था कि ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डेविएशन यानी डी जो है इक्वल टू होता है 1/2। अब ये जो 109.5 है ये यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, एक्चुअली हमें पता है जितने भी टेट्राहेड्रल यानी इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले, तो जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करता है, तो इसके लिए जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.5 डिग्री। तो यानी जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें जो भी बॉन्ड एंगल होना चाहिए इस तरह से, इस वाले कार्बन का इन सबका क्या होना चाहिए 109.5 डिग्री, ठीक है, यानी यहाँ इस तरह से आना चाहिए बॉन्ड एंगल। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन तो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका बॉन्ड एंगल कितना है 109 नहीं है इसके कार्बन का, कितना है ये आएगा लगभग 60 डिग्री, ठीक है, और होना कितना चाहिए, होना चाहिए ये 109.5 डिग्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का क्या होना चाहिए कार्बन के स्ट्रक्चर में
ये सारे बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109.5 डिग्री। तो यहाँ पर रिंग में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्यों? क्योंकि कितना है 109.5 और है कितना, ये 60 है। तो अब लगा लो कितना स्ट्रेन हो जाएगा, लगभग 40 से ज्यादा, 50 के आसपास। मतलब जो है ये कम है, जो रिंग का इधर से भी इतना है, इधर से भी इतना करके एंगल कम हो जाएगा। तो उसने बेयर ने एक थ्योरी दी थी जिसमें 109.5 में से माइनस किया था उन्होंने जितना भी बॉन्ड एंगल है। ये जो ये वैल्यू है ये है बॉन्ड एंगल की वैल्यू, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो इनर बॉन्ड एंगल होगा किसी भी रिंग में उस पर्टिकुलर कार्बन का, तो उसकी वैल्यू है ये 180 डिग्री n-2 डिवाइडेड बाय n। अब जो n है यहाँ पर वो है नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड जितने हैं। जैसे ये वाला कार्बन, तो इस साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3। इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5। इसमें 6 हो गए नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। तो इस तरह से दिया हुआ है। ये वैल्यू किसकी बता दी मैंने, इनर बॉन्ड एंगल की। तो जब इनर बॉन्ड एंगल देखते हैं तो साइक्लोप्रोपेन का कितना होता है, ये है साइक्लोप्रोपेन, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है। और जो ये है दूसरे वाले, इसका होता है इसका होता है 108। ये जो है इसका 108 होता है, इसका होता है 120। यानी साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, इनर बॉन्ड एंगल यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है इसके लिए 120 होती है, इसके लिए 108 होती है और इसके लिए 60 होती है। ये तो हम इसमें निकाल ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया तो एल्केन नहीं हो गया ना, ये एल्कीन हो गया अब। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, यहाँ पर हमें निकालना है डेविएशन। जब हम इसकी डेविएशन यानी डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करके देखोगे तो इसके लिए क्या आएगी, डी की वैल्यू 24.4 के आसपास आएगी। यानी डी की वैल्यू इसके लिए आएगी 24.44 के आसपास। इसके लिए आती है आई थिंक 0.44 के आसपास, 0.44 के आसपास डी की वैल्यू। और इसके लिए आती है -5 के आसपास। तो अगर हम डेविएशन की वैल्यू देखें तो सबसे कम किसके लिए है, साइक्लोप्रोपेन के लिए है। यानी साइक्लोप्रोपेन के लिए सबसे कम है। तो अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, जो नॉट प्रोपेन, सॉरी दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन के लिए तो सबसे कम है डेविएशन, सबसे ज्यादा, मतलब डी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेन है उसके अंदर क्योंकि अपने एंगल से डेविएट बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना होना चाहिए 109, लेकिन ये कितना है 60 है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा साइक्लोप्रोपेन में। लेकिन साइक्लोपेंटेन में क्या है 108 है, होना कितना चाहिए 109.5। तो ज्यादा मतलब उसके आसपास ही वैल्यू हो गई। इसके लिए डेविएशन की वैल्यू आई है 0.44। तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो साइक्लोपेंटेन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन बेयर ने ये नहीं बताया था कि जो ये साइक्लोएल्केन है ये ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है वैसे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये चेयर फॉर्म में भी, यानी कि अपनी जो भी स्ट्रेन है उसको रिलीज करने के लिए चेयर फॉर्म में, बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बैंड होके, आपने देखी होगी। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो अपना बॉन्ड एंगल अराउंड इसके कर लेता है, अपनी जो फॉर्म है अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके, आपने कॉन्फर्मेशन पढ़े होंगे वो। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसकी जो रिंग है वो स्ट्रेन फ्री हो जाती है क्योंकि ये अपना एंगल कितना कर लेता है, इतना कर लेता है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब साइक्लोएल्केन के बाद हम आते हैं एल्कीन पर। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया रिंग में इस तरह से, तो स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर और ज्यादा। एक तो रिंग छोटी है, लेकिन